इस एज में ले नहीं ले, किस एज में ले, कौन सी हमारी राइट एज है, कौन सा हमारा राइट पार्ट है। मैं ये समझ रही हूँ कि पहले के अकॉर्डिंगली आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल अब अच्छा, एक्चुअली आपकी राइट एज आपके सामने ऊपर से जब आप ले रहे थे आप 30 के थे। कौन सी स्किन पे हमें कौन सा लेजर, कौन सा पील जाएगा, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जाएगा, कौन सा ट्रीटमेंट जाएगा, 30 डेज 40 डेज 50 डेज के साइकिल में करनी है। आप उसको एवरी नाइट फेस पे रात को लगा रहे हो। कौन से हाइलोरोनिक बेस सीरम जा रहा है कि विटामिन सी जा रहा है कि हाइड्रेशन बूस्टर जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद जब वॉश कर दिया तो मॉइस्चराइजर कितनी देर टिका? हाय एवरीवन, मैं हूं शमाइजा साकिब, योर होस्ट फॉर द डे। वेलकम टू मोजा वुमेन, अनदर एपिसोड वॉइस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। आज हमारे साथ है गीता ठाकुर जी और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट स्किन प्रॉब्लम्स पे। गीता ठाकुर जी का जो एक्सपीरियंस है इनकी ब्यूटी इंडस्ट्री में 26+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड ये करती है। इन्होंने अपने करियर में कई डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ काम किया है और ये खुद एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। तो आज हम इनकी जर्नी के साथ साथ इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे और हमारे ब्यूटी रिलेटेड जो मिथ्स है वो भी क्लियर करेंगे और काफ़ी सारी नई चीज़ें इनसे सीखेंगे। सो लेट्स वेलकम गीता ठाकुर जी। हाउ आर यू टुडे गीता मैम? आई एम गुड डियर। ओके, सो सबसे पहले आपकी जो एक्सपर्टीज़ है कॉस्मेटोलॉजी, उसको समझते हैं। हाउ इज़ कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? एग्जैक्टली, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक डिजीज़ जो होता है हमारे हेयर, नेल, बॉडी, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। लेकिन आजकल आपके स्किन, हेयर के रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, आपको एक्ने है, पिगमेंटेशन है, कोई भी टाइप का लेज़र हेयर रिडक्शन है, लेज़र ट्रीटमेंट है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए एक्सपीरियंस कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है जो आपको राइट ट्रीटमेंट गाइड करके राइट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो गीता जी, बोटॉक्स के बारे में बहुत चर्चा है मार्केट में। हर किसी को 30s के बाद बोटॉक्स कराना है। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितना सेफ़ है, कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, और अगर कराते भी हैं लोग तो कौन कौन से पार्ट्स में बोटॉक्स कराना सेफ़ है? लोगों को इतना सारा कंफ्यूजन है ना बोटॉक्स लेके कि इस एज में ले नहीं ले, किस एज में ले, कौन सी हमारी राइट एज है, कौन सा हमारा राइट पार्ट है। कहीं बोटॉक्स लेने से हमारी, आजकल मैंने देखा है गीता जी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे वो 20+ में भी बोटॉक्स करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, उतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ये समझ रही हूँ कि पहले के अकॉर्डिंगली आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल अब अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उसकी वजह से एजिंग साइन जल्दी आने लग गए हैं तो लोग ले लेते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि 20-25 की एज में आपको बोटॉक्स लेना पड़े, राइट? ये ज़रूरी नहीं है। बोटॉक्स का इतना सारा कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। जब बहुत सिंपल सा है, जब हमारे फेस पे फाइन लाइंस, जो हम स्माइल करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, ये क्रॉसफिट एरिया, फोरहेड पे प्रोमिनेंट लाइन जब आने लगे तो बहुत सीधा सिंपल सा है आंसर कि हमें बोटॉक्स लेना है। अब बोटॉक्स हमें ज़्यादातर अपर फेस, जो हमारा अपर फेस है उसी में ही लिए जाते हैं। और लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि बोटॉक्स लेने से मेरी स्किन प्लास्टिक जैसी ना हो जाए, कुछ आर्टिफिशियल ना लगे। तो ये मिथ जो लोगों के माइंड में है ना, एक्चुअली ये गलत है। बोटॉक्स लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि बोटॉक्स सिर्फ हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है। फाइन लाइन मसल जैसी रिलैक्स होगी, फाइन लाइन रिड्यूस हो जाती है तो हमारा एजिंग साइन नहीं दिखता है, प्रोमिनेंट लाइनें जो हैं वो डिले हो जाती है। एक बार बोटॉक्स कराया वो कितना ड्यूरेशन तक? 3 to 6 मंथ। ये भी आपकी मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड है। ओके, नॉर्मली 3 मंथ, 4 मंथ, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक जो है हमारा बोटॉक्स टिकता है फेस पे। बोटॉक्स के मेंटेनेंस कैसे किए जाते हैं? बोटॉक्स के मेंटेनेंस अगेन बोटॉक्स से ही दिए जाएंगे, लेकिन देखना पड़ता है यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस ही काम आएगा। ठीक, अब आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि बोटॉक्स के साइड इफेक्ट। हाँ। तो बोटॉक्स के साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते हैं अगर आप एक्सपीरियंस एंड राइट हैंड। साइड इफेक्ट से मेरा मतलब ये था कि मैंने सुना है ऐसा फ्रॉम अ पर्सन जो बोटॉक्स खुद लेती है, नाम नहीं दूंगी मैं, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन।
उसका कहना ऐसा था कि बोटॉक्स जब हम करना छोड़ देते हैं हाँ। बाद में, तब वो जो पार्ट होता है स्किन का वो ढीला हो जाता है ओके और वो ज्यादा व्रिंकल्ड दिखता है। तो मे बी आई थिंक ये स्किन टू स्किन वेरी करेगा आई गेस। स्किन टू स्किन। पहले तो फर्स्ट हम इस पे आते हैं कि बोटॉक्स टिकता कितना है, राइट? 3 मंथ, 4 मंथ, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ। लेकिन वो 6 मंथ टिकाने के लिए आपको जो कहते हैं ना मेंटेनेंस अगेन आ गया, राइट? आप रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू बहुत अच्छा हाइड्रा फेशियल वगैरह कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीजनो फेशियल है जो हमारे स्किन के कोलेजन को डेवलप करके स्किन को हेल्दी करता है। अगर आप वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू बोटॉक्स के बावजूद लेते हैं तो वो एक 6 मंथ 8 मंथ तक चला जाएगा। अदरवाइज 3 मंथ के बाद धीरे धीरे बोटॉक्स का लेवल डाउन होने लगेगा और आपकी फाइन लाइंस दिखने लगेगी। अब आते हैं दूसरी वाली कि बोटॉक्स जाने के बाद एज ज्यादा दिखती है। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप बताइए, आप 30 की एज से बोटॉक्स लेते आए हैं, आपने 40 ईयर तक कंटिन्यू रखा, 40 ईयर तक कंटिन्यू रखा, 40 ईयर के बाद आपने बोटॉक्स बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो आपकी जो 30 की एज में आप खुद को मिरर के आगे देखते आए हो और 40 की एज में जब पूरा बोटॉक्स चला गया तो आपको फाइन लाइन ज्यादा ही दिखेगी ना। राइट। तो वो बोटॉक्स की वजह से एज नहीं दिख रही है। एक्चुअली आपकी राइट एज आपके सामने ऊपर से जब आप ले रहे थे, आप 30 के थे, तो आपकी स्किन और टाइट एनहांस दिखे। और उसके बाद जब आपने 10 साल बाद छोड़ा तो 40 की एज जब दिखेगी तो आपको 30 और 40 में डिफरेंस समझ आए। तो वो बोटॉक्स की गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है। ओके। क्या कोई भी पर्सन XYZ इन एनी फील्ड या कमिंग फ्रॉम अ नील फील्ड वो कॉस्मेटोलॉजी में अपना करियर बना सकता है? और अगर उसे बनाना है तो उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए विच कैन लीड? देखिए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के कोर्स तो देखिए 3 मंथ 6 मंथ के हो सकते हैं कि कोई भी 12 पास ग्रेजुएशन जो किया हुआ है वो कॉस्मेटोलॉजी कर सकता है। ओके। लेकिन उसको करियर बनाने के लिए अगेन आ गया एक्सपीरियंस। कॉस्मेटोलॉजी इज अ डिग्री और इट इज अ कोर्स? डिप्लोमा। इट्स अ डिप्लोमा कोर्स। ओके। तो वो मैं तो 2000 में कर चुकी थी। 25 years? Yes. Very nice. दिल्ली न्यू लुक, दिल्ली का फर्स्ट लेजर क्लिनिक न्यू लुक। ओके। मैं वहाँ पे 2 ईयर का मैंने कोर्स, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सब लिया हुआ है। डॉक्टर दीप्ति थी उस वक्त वहाँ की हेड। ओके। तो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, अब अगर मुझे कॉस्मेटोलॉजी सीखना आप जा सकते हो। सो कैन आई डू इट? डेफिनेटली आप जा सकते हो, लेकिन डिप्लोमा अगेन मैंने क्या कहा, एक्सपीरियंस एवरी टाइम आपके आगे आएगा। आपने सीख लिया, लेकिन अगर उसके बाद प्रैक्टिस ही नहीं की वो तो फिर आप ट्रीटमेंट करना जरूर सीख जाओगे, लेकिन वो आप कैसे समझ पाओगे कि कौन सी स्किन है, कौन सी स्किन पे हमें कौन सा लेजर, कौन सा पील जाएगा, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जाएगा, कौन सा ट्रीटमेंट जाएगा। वो राइट डिसीजन जो आपको लेना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस अगेन डर्मेट के साथ ही करनी पड़ेगी। अच्छा, पील आपने बताया अभी गीता जी अबाउट पील। सो पील्स कितने सेफ है? क्योंकि मैंने पील्स से स्किन डैमेज होती भी देखी है। वो मे बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग पील और समथिंग। आजकल ना मतलब मैं एग्जैक्टली ब्रांड नहीं लूँगी, लेकिन मैं अप्रॉक्स 20 ईयर प्लस हो गया है मैं एक ही ब्रांड के साथ जुड़ी हूँ। पूरा डर्मा इंडस्ट्री जानता है सेज डर्मा, है ना, वर्ल्ड लेवल की पील है। एक ब्रांड क्यों, उसकी वैल्यू है, उसने वैल्यू खुद की मेंटेन रखी है। और आजकल बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, डायलोड पील आ गई हैं। सबसे प्लस भी है इसमें, माइनस पॉइंट क्या आ गया है, ऑनलाइन बिकने लगी है। पील डैमेज नहीं करती है। अगर पील राइट टाइम पे राइट हैंड से पील हुई है, आपको अगर मलाजमा है, आपको सैलिसिलिक एसिड दे देंगे तो आपका स्किन डैमेज ही होगा ना। एक्ने की पील उठा के हम मलाजमा में, लोगों ने कॉस्मेटोलॉजी कर तो ली है, लेकिन उनके पास स्किन का मेंटेनेंस ही नहीं है, उनको स्किन का नॉलेज ही नहीं है। मैंने क्या बोला, कौन सी स्किन पे ट्रीटमेंट किया जाना है, एक्चुअली देखा जाए तो उनको कुछ नहीं पता है। पील डैमेज नहीं करती है, ओवर एक्सफोलिएट करना डैमेज करता है। So, पील गलत नहीं है। आई थिंक गोइंग टू अ राइट पर्सन विथ करेक्ट एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट ना, बहुत जरूरी है। पील आपका नहीं कर रही है, लेकिन आपका पील आपने क्या हुआ है, अब मैं बताती हूँ। ऑनलाइन आपको मिल रहा है ग्लाइकोलिक एसिड मिल रहा है, लैक्टिक एसिड मिल रहा है, ये मिल रहा है। राइट रॉन्ग ट्रीटमेंट आपकी स्किन डैमेज कर रहा है। रॉन्ग ट्रीटमेंट इज डैमेजिंग द स्किन। पील नहीं कर रही है, पील गलत नहीं है। पील को जो मिसयूज हो रहा है, लोग पील को डेली ओवरनाइट, क्योंकि इस सीरम में इतने % ग्लाइकोलिक है, इसमें इतने हैं,
तो वो कंटिन्यू जब आप नाइट में आप सीरम लगा रहे हो, उसमें पील है, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है इतने % पील है। आप सोचिए जो पील हमें 30 डेज 40 डेज 50 डेज के साइकिल में करनी है, आप उसको एवरी नाइट फेस पे रात को लगा रहे हो और वो रोज एक्सफोलिएट आपकी स्किन कर रहे हो, तो आपकी स्किन बचेगी? एक्सफोलिएट होते होते स्किन थिन हो जाएगी, थिन होगी तो उसमें पिगमेंटेशन आएगा। आप जैसे सन एक्सपोजर में जाओगे स्किन अगेन डैमेज। तो बट ऑब्वियसली बात है, आप ब्लेम किस पे कर रहे हो? पील पे। एग्जैक्टली राइट। तो ऐसे कोई सीरम के ब्रांड्स आप रेकमेंड कर सकते हो जो नॉर्मली हमें 30s के बाद लेने चाहिए और जो कम्प्लीटली सेफ हो? देखिए, जिसमें ये मैं कोई एसिड्स भी वाला कॉस्मेटिक confusion ना हो। मुझे मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी हमेशा से प्रैक्टिस जो रही है एक मेडिकेटेड सीरम्स के थ्रू रही है। Okay. और सारी स्किन के लिए मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। एंटी जैसे एजिंग में हम- रेटिनॉल एक बेस हम हमारा specific होता जा है सकते हैं सीरम। कि ऑयली स्किन वाले ये यूज करें, ये वाला एसिड मैं प्रॉपर्टीज आपको वाला बताती हूँ, यूज जैसे ऑयली स्किन है, एक्ने स्किन है, अब वो विटामिन सी सीरम यूज कर लेंगे तो बट ऑब्वियसली बात है आपका एक्ने अगेन एक्टिव हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? लोग प्रोडक्ट ये मुझे ऑनलाइन भी नहीं देख के पता था यूज जरूर कि कर रहे अगर हैं। आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो विच हैज विटामिन सी इनटू इट, तो एग्जैक्टली, वो आपके एक्ने को एक्टिवेट कर देगा। सो अवॉइड यूजिंग सीरम्स ऑन ऑयली स्किन विच हैज विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी का भी लोगों को इतना बीच में क्रेज था, लोगों सब को लोग ऐसा- विटामिन सी लगा रहे थे। लोगों को ऐसा लगता है बस। अब मैं आपको बताऊं, जिसने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, वो उसमें इतना पैसा डालता है कि आप जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे तो अगेन आपके आगे क्यों आ रहा है, वो आपको बार बार क्लिक कर रहा है, आप उसको जाके क्लिक पे ले लेते हो और यूज करना स्टार्ट करते हो, राइट। लेकिन आपको पता है कि आपकी स्किन के लिए राइट प्रोडक्ट क्या है? राइट। आपको कैसे पता होगा? आपकी स्किन में विटामिन सी जाएगा, हाइलोरोनिक जाएगा, रेटिनॉल जाएगा, सैलिसिलिक बेस जाएगा, कि कौन सा सीरम जाएगा, कौन सा जेल जाएगा? आप कैसे करोगे? Exactly. आपकी फर्स्ट स्किन एनालाइज कराइए। स्किन जब एनालाइज हो उसके बाद आपका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करके फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। कॉस्मेटिक ब्रांड में इतना आ गया है, इसमें ये है, इसमें वो है, उसमें ये, हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सोचिए, ये जो गॉड ने दिया है ये एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना है, वेरी ट्रू, है ना। आप मनी भी खर्च कर रहे हो और आपकी स्किन भी डैमेज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको राइट नॉलेज नहीं है। वेरी नाइस। तो जैसे अभी गीता जी आपने बताया कि ऑयली स्किन वालों को विटामिन सी नहीं यूज करना चाहिए। ऑयली स्किन नहीं, एक्ने प्रोन स्किन को, सॉरी एक्ने प्रोन स्किन को। पर एक्ने ज्यादातर ऑयली स्किन पे पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ड्राई हाँ, पे भी ये होते आप हैं। कह सकते हो कि 70-30 का रेशियो होता है कि हाँ, ज्यादातर जो ऑयल प्रोसेस स्किन होती है उसमें एक्टिव एक्ने, कोमेडोन, फ्लूड एक्ने, ये सब ज्यादा दिखते हैं। राइट। तो बेटर है कि प्लीज उसमें विटामिन सी तो मत लगाइए। और जैसे ड्राई स्किन वाले हैं उनको कौन सा विटामिन अवॉइड करना चाहिए? विटामिन देखिए, एक्चुअली जब हमारी एज होती है या स्किन ओवर ड्राई होती है ना, तो भी विटामिन सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि ड्राई होके जब हमारी स्किन हील होने जैसी लगती है, अगर आप उस पर विटामिन सी लगाओगे ना तो वो इरिटेट करेगी, है ना। रेड होगी, रेडनेस बढ़ेगी, देन अगेन स्किन डैमेज हो जाएगी। सैलिसिलिक एसिड कौन सी? सैलिसिलिक एसिड आप एक्ने बेस, एक्ने प्रोन स्किन को यूज कीजिए, ऑयल स्किन को यूज कीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन एंटी एजिंग के लिए आप रेटिनॉल बेस, लेकिन हाइलोरोनिक बेस चीजें, ओके, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन दे। तो रेटिनॉल बेस्ड सीरम सारी स्किन टाइप्स पे चल जाता है? नहीं, रेटिनॉल में भी कितना परसेंटेज होना चाहिए? रेटिनॉल तो आजकल सब सीरम में डाल दिया है, तो सारा एंटी एजिंग पे वर्क हो रहा है, उससे एंटी एजिंग ठीक हो रहा है? नहीं होता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से ही ठीक होता है। हाँ, वो ट्रीटमेंट को मेंटेन रखने के लिए सीरम दिए जाते हैं कि आपकी स्किन अगेन डाउन ना जाए और लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपका। हाँ, लेकिन राइट टाइम से आप हाइलोरोनिक, रेटिनॉल यूज करते हो तो बट ऑब्वियसली बात है आपके एजिंग साइन डिले होते हैं। एजिंग साइंस डिले होते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एंटी एजिंग, राइट? ओके। सो अभी कॉमन प्रॉब्लम्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आजकल लोगों को कौन सी स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है और क्यों? देखिए, एक्ने, मेलास्मा, आपके पास डेली उसके पेशेंट्स, पिगमेंटेशन, ठीक, एंटी एजिंग का जल्दी आना। क्यों? प्रीमेच्योर एज एक्चुअली हो क्या गया है, हार्मोनल चेंजेस।
आजकल आप I also face this, you know, brides 25-26 years की brides को अंडर आई क्रो, अंडर आई है, wrinkles है। डार्क है, रिंकल्स है, क्योंकि आपने आपकी लाइफस्टाइल को फर्स्ट किया हुआ है ना। आपको जो फूड एक्चुअली चाहिए उस एज में, जो एक साउंड स्लीप होनी चाहिए, रोज रात के 2-2, 3-3 बजे तक आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, स्क्रीन की रेज है, प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा। Right. हमारा वर्क है, लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट भी यही चीज कर रहे हैं। कुछ जगह पे हमारी मजबूरी कहते हैं ना, तो हमारा तो वर्क है, हम उसके लिए जग रहे हैं, राइट, है ना। तो अब हमारी एज जो है इसको हम मेंटेन कर लेंगे, लेकिन आजकल की ब्राइड का 25-26 की एज में ऐसा लगता है 36-37 की एज है। उनको रिंकल्स है, अंडर आई है, पिगमेंटेशन है। और एक और चीज, मैम मेरी 5 दिन बाद शादी है, तो मैजिक कुछ नहीं होता है ना, मेकअप मैजिक कर सकता है ना ट्रीटमेंट मैजिक कर सकता है। बट मेकअप आर्टिस्ट को ऐसे मैजिशियन की तरह समझाया जाता है कि भाई हमें दीपिका पादुकोण वाला लुक चाहिए, आलिया भट्ट दीपिका वाला लुक पादुकोण चाहिए। के लिए आपने दीपिका पादुकोण वाला लाइफस्टाइल किया हुआ है? आपकी स्किन को उतना एनहांस किया है? नहीं किया है ना। उनके हेयर को उतना जितना वो केयर करते हैं, आपने दीपिका पादुकोण वाला किया है। मेकअप हम दे देंगे, लेकिन आप सोचिए, मुझे पता है आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, एक्ने है, और लिटरली आप मेकअप आर्टिस्ट से कह रहे हो एक्ने दिखना नहीं चाहिए। एक्ने पे दे वांट ग्लास स्किन बेस, हाँ, व्हिच इज नॉट। अब टेक्सचर तो नहीं छुपेगा ना, आपका स्किन का टेक्सचर ही, जब आपने उबर खाबर पूरा पिंपल भरा है, तो उसमें मेकअप पिंपल का बेस को इवन या इक्वल नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराने हमारे पास आना पड़ेगा। एक्ने को 6 महीने पहले से मेडिकेशन करके, एक्ने ड्राई होके, एक्ने के निशान, एक्ने के मास्क का ट्रीटमेंट होगा, आपका टोन इवन होगा। उसके बाद जो आप अपना मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप लेंगे ना, फिर आप देखना, कहते हैं ना लोग, जमीन आसमान का डिफरेंस, वो वैसे ही आपको समझ आ जाएगा। हाँ, बिकॉज मेकअप सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉलरेशन पे काम करता है। मेकअप डज नॉट वर्क ऑन पोर्स, टेक्सचर्स। हाँ, देयर आर डेफिनेटली प्रोडक्ट्स इन द मार्केट नाउ, जैसे एब्रश मेकअप होता है, पोर ब्लरिंग प्राइमर्स आते हैं, जो उस टेक्सचर को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ब्लर नहीं कर, इज नॉट पॉसिबल। सो क्लाइंट्स को कुछ चीज़ें समझनी बहुत रियलिस्टिक वे में ज़रूरी है, बिकॉज आजकल जो रील्स आपको इंस्टाग्राम पे दिखाई भी जाती है, वो भी बहुत पावरफुल लाइट्स और फिल्टर्स में दिखाया जाता है, सो दैट बिफोर आफ्टर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो लोग उसको बिलीव कर लेते हैं, बट मैं ये तो कह रही हूँ, तो मुझे पता है, अरे उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपना मेकअप बेचना है, वो फिल्टर लाइट है। एग्जैक्टली, वो फिल्टर के बाद, फिल्टर लगा के तो हम भी आपको ये दिखा सकते हैं, लेकिन आप सोचोगे जो फिल्टर लगा हुआ है एक्चुअल में हो, वो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन रीता जी, इससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि स्टूडेंट अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते। दिल्ली वाले मेकअप आर्टिस्ट का एक नाम नहीं लूंगी किसी का भी, ना स्टूडेंट का ना मेकअप आर्टिस्ट का, मेरे पास स्टूडेंट आके मेरे को बताती है, मैम मेरा मेकअप ऐसा क्यों नहीं होता। तो आई चेक आउट द पेज, ऐसे ये किसका मेकअप है, वेरी वेल नोन रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट, जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ। अब मुझे पता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट बहुत लाइट्स यूज, नो डाउट, आपका आर्ट तो है ही अच्छा है, नथिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर आर्ट, बहुत सारी चीजें भी, लेकिन आप इतना फिल्टर और इतना लाइट में उसको शूट करके दिखा रहे हो कि लोग अपना सेल्फ वर्थ डाउट करने लग जाते हैं कि मेरे से मैं ऐसा मेकअप क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अरे लुक एट द बैकग्राउंड, लुक एट द स्टूडियो, लुक एट द लाइट्स आर यूज, जिसकी वजह से वो पूरा आर्ट एक्सपोज होके वैसा दिख रहा है। आप भी वही कर रहे हो जो वो आर्टिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, आजकल सबके कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहे हैं, स्पेशली फ्रेशर्स के, क्योंकि ना वो उतना इन्वेस्ट कर पाते हैं स्टूडियो में, ना वो उतना लाइट में इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना वो कैमरा पर्सन को उतना पे कर पाते हैं। सो आई थिंक ये आप लोगों को ये रियलिस्टिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइट में जो दिखता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना सीखे, राइट। आप रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम आने ही वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक्ने स्किन पे सोचोगे कि आज मार्बल जैसी स्किन हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। आपको एक्ने का ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा, एक्ने के मास्क को लाइट करना पड़ेगा, स्कार को फील करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये कीजिए आपके मेकअप आर्टिस्ट से कि देखिए मैं अपनी स्किन इस कंडीशन पे लाई हूँ, तो वो मेकअप से फिर वहाँ जाएगी। राइट।
और एक्ने होने के क्या क्या रीजंस है मैम? देखिए, एक्ने होने के बहुत बिकॉज सारे रीजन नॉर्मली हैं। जो रेगुलर लोग हैं वो क्या हाँ, करते हैं, एक्ने हो गया बस मार्केट से एक क्रीम खरीद ली, लगा ली, ये फिर वो तो काम नहीं करती। इतना बड़ा एक रोज का है, रोज का पेशेंट। आपने किससे पूछ के क्रीम लगाई? तो मैम मेडिकल स्टोर में गए थे, उन्होंने दे दी, हमने वो लगा ली, ठीक है। अब उसमें कौन सा पेरोक्साइड था मैं सारा नहीं क्लियर करूंगी, ठीक है। लेकिन वो मान लीजिए आपने उसने बेंजोल पेरोक्साइड दिया, जेल बेस दिया, वट कुछ भी दिया, एक जो केमिस्ट है वो आपकी स्किन एनालाइज कर सकता है? नहीं। उसको पता है आपके एक्ने होने के रीजन क्या है। आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आपको डेंड्रफ है, आपका ऑयल है प्रोसेस ज़्यादा है, कि आपको एक्ने का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या आपकी स्किन या हेयर बहुत ऑयली स्कैल्प होने की वजह से तो भी आपको एक्ने हुआ है, या फिर कोई मेडिकेशन जो खाई है उसका साइड इफ़ेक्ट है, आपका हार्मोन्स का जो इश्यूज चल रहे हैं, थायराइड हुआ है उसकी वजह से हुआ है। एक्ने तो कितने सारे रीज़न है होने के। तो वो केमिस्ट जो सिर्फ दवा सेल कर रहा है, वो आपकी स्किन को कैसे राइट मेडिकेशन, उसके बाद होता क्या है ना, एक्ने ठीक होते हैं, वो बहुत सारे पेरोक्साइड चीज़ें होती हैं जो एक्ने के सीरम्स में या जेल में होती हैं, उसकी वजह से स्किन बर्न हो जाती है, बर्न होके ब्लैक स्पॉट, डार्कनेस, पिगमेंटेशन सब आना स्टार्ट हो जाता है। एक एक्ने अगर आप राइट टाइम पे राइट जगह जाके ट्रीटमेंट लेंगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। ओके, सो गीता जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पिगमेंटेशन और ओपन पोर्स जैसी प्रॉब्लम्स के लिए कौन कौन सी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं? ओके, पिगमेंटेशन के लिए क्यूसिच हो गया, लेज़र टोनिंग, आईपीएल, फोटो फेशियल, बहुत सारी पील्स हैं, इन्फ्यूज़न ट्रीटमेंट्स आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ गए हैं। ओके, तो उसमें दोनों चीज़ आपकी आ जाएगी, वो आपके पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है और ओपन पोर्स को भी। इन्फ्यूज़न ट्रीटमेंट क्या है, एक हाइलोरोनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, ओके, क्योंकि हाइलोरोनिक जो है हमारे स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करता है। ओके, जैसे ही स्किन में हाइड्रेशन बूस्ट होगा तो आपके ओपन पोर्स रिड्यूस होने लगेंगे और पिगमेंटेशन भी राइट। फर्स्ट, पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा क्या है, लोग ना डायरेक्ट सन एक्सपोजर में निकल जाते हैं, तो स्किन जब धीरे धीरे सन से डैमेज होती है, वो भी बताती हूँ। जैसे जैसे स्किन सन से डैमेज हुई, मेकअप से हुई, लाइटिंग से हुई, तो उसके बाद वो पिगमेंटेशन ऑटोमेटिकली डीप में चला जाएगा। जब पिगमेंटेशन डीप में चला जाएगा, फिर आपको जब ओवर मेकअप से भी नहीं छुप रहा है, फिर आप आते हो प्रॉब्लम्स को लेके, है ना। इससे बेटर है एसपीएफ बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन अगेन आया अकॉर्डिंग टू स्किन, राइट। एसपीएफ हमेशा होना। और लोग कहते हैं कि पिंपल वाली ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना है। हर स्किन के लिए मॉइस्चराइजर बना है। हाँ, ये तो मैं भी बताती हूँ स्टूडेंट्स को, उनको प्लीज मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, लेकिन मैं बार बार क्या कहती हूँ, राइट प्रोडक्ट यूज करें। जो ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर है, वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कीजिए, फिर जो मेकअप करना है उसके ऊपर कीजिए। सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आपका जो प्राइमर आपको जो लगाना है, आप उसको 15 मिनट छोड़ दीजिए मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, उसके बाद आपका जो भी प्राइमर यूज करके जो मेकअप करना है डेफिनेटली कीजिए। उससे होगा क्या कि स्किन की लेयर तक कुछ भी टच नहीं होगा, राइट। स्किन वहाँ पे भी बची रहेगी आपकी, ठीक है। आपके मेकअप से, लाइट से, सन एक्सपोजर से जो डैमेज होना है वो भी नहीं होगा, क्योंकि स्किन के ऊपर तो पहली लेयर आ गई है मॉइस्चराइजर की, सनस्क्रीन की, देन उसके ऊपर मेकअप है, राइट। तो एसपीएफ बहुत कंपलसरी है। मलाज्मा हो, एक्ने हो, ओपन पोर्स हो, व्हाटएवर कोई भी स्किन हो, एंटी एजिंग हो, यंग एज हो, हमेशा सनस्क्रीन आप लोग अप्लाई कीजिए। ओके, एनी स्पेसिफिक सनस्क्रीन आप रेकमेंड करना चाहोगे? एनी स्पेसिफिक मैं नहीं कर सकती, आपकी जो एज है, आपकी जो स्किन है उसमें अलग जाएगा। जैसे 30+, 40+। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगी, एसपीएफ 50+ में ही जाइए और प्रॉपर मेडिकेटेड जाइए। बहुत सारी कॉस्मेटिक ब्रांड ने, मैं नाम तो बट ऑब्वियस सी बात है, मैं कंपनी के नहीं ले सकती हूँ, इतनी सारी मेकअप जो बनाते हैं, इतना सारा मॉइस्चराइजर है, ये शैम्पू वो शैम्पू, सब ने सनस्क्रीन बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आप प्रॉपर एसपीएफ जो भी यूज़ कीजिए, मेडिकेटेड यूज़ कीजिए और अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ कीजिए। ओके,
केमिकल पील, माइक्रोडर्माब्रेशन, हाइड्रा फेशियल, ये सब करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? बहुत हेल्दी ट्रीटमेंट है। ओके। आपको हमेशा डर्माब्रेशन एक क्या है, आपके स्किन का डैमेज हटा रहा है और ऊपर की लेयर में जितना आपका वाइट हेड्स है, डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं, वो डर्माब्रेशन है। ओके। है ना। पील अकॉर्डिंग टू अगेन आ गया। एवरी टाइम पील का मीनिंग जो लोग कहते हैं नहीं 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 पील नहीं कराना, स्किन पील ऑफ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी पील स्किन पील ऑफ वाली नहीं होती है। मैं क्या कहा, राइट पील चूज कीजिए, राइट हैंड से ट्रीटमेंट लीजिए, तो राइट रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको आएगा। हाइड्रा फेशियल एक बहुत हेल्दी ट्रीटमेंट है, लेकिन आप अब वो 5,000 वाले और 50,000 वाले डब्बे से कराओगे तो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। एग्जैक्टली, बिकॉज हाइड्रा फेशियल तो आजकल सैलून में सब जगह हो गया, तो सैलून वाले एक हमारी इंडस्ट्री का फेशियल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा रीज़न है। वो उनको ट्रीट जो कहते हैं, ट्रीट करना पेशेंट को के साथ क्या देना है हाइड्रा फेशियल में, वो नहीं दे पाएंगे। आपका इन्फ्यूज़न कौन से सीरम से होगा, आपको कौन सी पील जानी है, आपको कौन सा लिक्विड से रेडियो फ्रिक्वेंसी दी जाएगी, कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाया जाएगा, ये उनको पता ही नहीं है। उनके प्राइस डिसाइड होते हैं हमारे किट वाइज, है ना। भले ही वो हाइड्रा फेशियल के प्रॉप एक नॉर्मल प्रॉप यूज कर रहे हैं, किट वाइज होते हैं। आपको गोल्ड करना है, डायमंड करना है, सिल्वर करना है, ऑक्सीजन, वट जो भी नाम होते हैं आजकल फेशियल के। मुझे स्किन डोर ज्यादा हाँ ना, स्किन डोर एक ब्रांड है। स्किन डोर एक ब्रांड है, स्किन डोर एक मेडिकेटेड सेफ ट्रीटमेंट है, सेफ फेशियल है वो। स्किन डोर का एक लेवल है, आप उस लेवल का फेशियल कराइए। मैं कहीं जाती हूँ ना फेशियल के लिए, मैं पहले पूछती हूँ आपके पास स्किन डोर है? स्किन डोर मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, उसके अलावा मैं कुछ भी करा। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे यहाँ हाइड्रा फेशियल है, मेरे सारे स्पेन बेस उसमें सॉल्यूशन जाते हैं। जितने सीरम है, मेरा यहाँ का कोई ऐसा सीरम ही नहीं है कि हमने फेशियल की किट उठाई, लगाया, प्रॉप लगा दिया और उसको भेज दिया। तो ये सेम चीज आप लोकल हाइड्रा फेशियल ले रहे हो, तो आप लोकल फेशियल किट यूज करके दे रहे हो, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हाइड्रा का ना रिजल्ट दिखेगा, एक्चुअली हाइड्रा वर्क क्या करता है आपको वो भी समझ नहीं पाओगे। सो हाइड्रा फेशियल की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि अच्छा हाँ, अगर इतने हाइड्रा फेशियल की प्राइसिंग मैम 3,000 से लेके 10,000 तक की है। 10,000 तक की। वाई? फिर अगेन आपकी स्किन में क्योंकि आजकल प्राइस नहीं जाएगा, 1000 में भी हो रहा है। ठीक है, आप सोचिए आपकी स्किन में प्राइस नहीं जा रहा है, आपकी स्किन में कौन सा सीरम पेनिट्रेट किया जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में कौन सी पील दी जा रही है, कौन से हाइलोरोनिक बेस सीरम जा रहा है, कि विटामिन सी जा रहा है, कि हाइड्रेशन बूस्टर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हाइड्रा फेशियल बहुत सारा होता है, हाइड्रा ही फेशियल से ऑक्सीजन होता है, रेटिनॉल बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं, एक्ने के लिए होते हैं, डायरेक्ट जेट इन्फ्यूजन ट्रीटमेंट होता है, वो भी हाइड्रा से होता है। तो ये तो स्किन देखने के बाद आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी स्किन में कौन सा ट्रीटमेंट जाना है। ओके, तो और लोग प्राइस डिसाइड करते हैं। नहीं, बस मैं इतना ही कहूँगी, हाइड्रा फेशियल प्राइस देख के डिसाइड मत कीजिए, आपकी स्किन देख के। ये स्पेशली आप कैमरा पे बोलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं बताऊंगी आपको कि ओहो हाइड्रा फेशियल में ऑफर चल रहा है, 700 में मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है, और लोग वहाँ जाते हैं सैलून्स में करवाने के लिए। सो अ मैसेज टू द ऑडियंस, बस यही कहूँगी कि आपको हाइड्रा फेशियल राइट हैंड से लीजिए, राइट मशीन से लीजिए, राइट प्रोडक्ट से लीजिए, और प्राइस मत देख के लीजिए, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग लीजिए कि आपको क्या चाहिए और क्या एक्चुअली आपका कॉन्सेप्ट क्या है। हाइड्रा कोई एक मैजिक नहीं है, वो मैजिक नहीं करता है, उसको भी रेगुलर ट्रीटमेंट आपकी स्किन को देना पड़ेगा। हाइड्रा भी आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। लोग ऐसे भी आते हैं कि आज हाइड्रा किया और कल मैजिक हो गया, मेरा फेस पे ऐसे लाइटिंग तारे आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो भी एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, तो उसको आप जैसे ही 4 to 5 सेशन में कंटिन्यूटी में लाएंगे अपनी अकॉर्डिंग टू योर स्किन, तो आप देखना हाइड्रा से भी बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है, बट राइट हाइड्रा होना चाहिए। ऑल्सो जैसे सैलून्स में वो मसाज वाले फेशियल्स होते हैं, और आप मशीनरी बेस्ड फेस ट्रीटमेंट्स करते हो, और वो मसाज बेस्ड करते हैं। सो क्या मसाज बेस्ड जो फेशियल्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं? देखिए मसाज, आप सोचिए कितना हमारा फेस और स्किन जो है सबसे डेलिकेट पार्ट होता है, आई थिंक हमारे फेस के या बॉडी पार्ट में से।
आप सोचिए, आपको आपका हैंड उसको आप कितना हैवी प्रेशराइज कर, प्रेशर पॉइंट लीजिए, ओके है, रिलैक्सिंग हो जाओगे, ओके है ना। लेकिन जो एक हार्ड मसाज, यूं वो मुझे नहीं, वो literally पट पट घसते लिटरली हैं skin घिसना को, करना हाँ। कहते हो, तो वो मत कीजिए, क्योंकि स्किन लिफ्ट होने के बदले ना डाउन जाएगी, और टेम्पररी अगर लिफ्ट आपको कहीं ना नहीं कहीं दिखता मिलेगा, भी है, इम्पॉसिबल ग्लो, है। उन लोगों को ग्लो उन दिखता लोगों है को ना, ग्लो तो कहाँ, लिफ्ट आप लगता है। सोचिए स्क्रब किया कितना, घिस घिस के आपके स्किन को अभी ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हो आप, इंस्टेंटली हम बाथरूम से नहा के निकले हैं तो निकले हैं। ग्लो तो दिखेगा ना, हाँ उसके बाद फिर जैसे जैसा था वैसा हो जाएगा। एग्जैक्टली Because मैं ये सवाल इसीलिए किया गीता जी मैंने आपको, कि मुझे पता है कि ये जो मसाज वाले फेशियल्स होते हैं ये कुछ काम नहीं करते, क्योंकि मैंने सब करवाया है। ओनली प्रेशर पॉइंट्स वाला जो मैंने एक्चुअल क्या बोला, मसाज है वो आपको लेना प्रेशर जरूरी पॉइंट है। लेना है आप लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। माइल्ड रिलैक्सिंग मसाज लेनी है वो फिर भी ओके है ना। लेकिन आप सोचोगे आप घिस घिस के फेशियल कर रहे हो, वो आपकी स्किन कहाँ जाएगी एक टाइम के बाद, राइट। बेचारी वो लेने के लिए भी नहीं बचेगी, घिस घिस के आप स्क्रब कर रहे हो, है ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो स्क्रब रोज नहीं आप करना कैसे, चाहिए। आप स्क्रब करके आराम से फेस वॉश करके बाहर निकल आए हो, तो वो कैसे पॉसिबल है ना। आपके पोर्स ओपन रह गए, आपने उसी में बाहर निकल गए, तो आपका स्किन कहाँ गया, ओपन पोर्स, यानी कि अगेन डस्ट पोर्स ओपन जो है ब्रॉड हो जाएंगे, एक्ने एक्टिव हो जाएंगे, पिगमेंटेशन आएगा, आपने तो स्किन को डैमेज किया है। एक्सफोलिएट बहुत से बहुत 15 डेज में एक बार ही होना चाहिए, आप रोज स्क्रब करके बाहर निकल रहे हो, तो आपका व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स कहाँ जाएगा, सब स्किन होना में ही है। आएगा ना। सी गाइस, राइट नॉलेज होना अबाउट योर स्किन कितना इम्पोर्टेंट है। राइट नॉलेज के साथ राइट प्रोडक्ट्स का यूज़ करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ब्लैंकली मार्केट में इंस्टा एड्स देख के कोई भी ऐसे सीरम्स प्रोडक्ट्स बाय ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसे बाय करते हो टू इम्प्रूव योर स्किन, लेकिन वो यू एंड अप डैमेजिंग योर स्किन। सो हमेशा एक बार डॉक्टर के पास जाइए, अपनी स्किन एनालाइज कराइए, अपनी स्किन के लिए राइट प्रोडक्ट्स खरीदे विच कैन जेन्युइनली हेल्प यू। चलो अभी नेक्स्ट, अच्छा ओके, पील वाला क्वेश्चन हो गया ना मेरा, पील वाला हो गया, बोटॉक्स हो गया। बोटॉक्स का एक लाइन में और आपको आंसर दूं कि बोटॉक्स कहाँ कहाँ करते हैं, हाँ वो कहाँ कहाँ वर्क होता है Okay. ना। लोगों का बहुत सारा इसमें है। यस यस। जैसे गीता जी आपने बताया अबाउट बोटॉक्स, फेस लेकिन बोटॉक्स अबाउट फेस बोटॉक्स आपने बताया, लेकिन आई थिंक बोटॉक्स बॉडी पे भी लोग लेते हैं। हाँ, तो बोटॉक्स कहाँ कहाँ करवाना चाहिए? देखिए बोटॉक्स लोग नॉर्मली अपर फेस के लिए, जो मैंने बताया एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है, हाँ राइट। लेकिन अब डॉक्टर जो है बोटॉक्स और भी जगह पे यूज़ होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे हैंड की ये जो होती है यहाँ पे ना, कभी कभी झुर्रियाँ कैसे हाथ में बहुत जल्दी आ Sagging हो जाती है, जाते हैं। सैगिंग नहीं, सैगी अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो लाइनें ज़्यादा दिखने लगती अच्छा है, ओके, है ना। तो visibility of बोटॉक्स lines। आपका वहाँ पे भी वर्क करता है। आपको बहुत किसी किसी को ओवर स्वेटिंग होती है अंडर आर्म्स में, हाँ राइट, बोटॉक्स वहाँ पे भी वर्क करता है। इज इट? यस, ये तो नया था मेरे लिए कि एक्स्ट्रा स्वेटिंग ये होती है ये उसके आपको लिए। कौन बताएगा, हाँ है ना। राइट, एक्सपर्ट ही बता सकता है। राइट। ठीक है, उसके बाद कई लोगों का ऐसा होता है कि बट पे बोटॉक्स है ना, तो उससे साइज बड़ा हो जाएगा, शेपिंग आ जाएगी, सेलिब्रिटीज ये please। ज्यादा करवाते होंगे। नहीं 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 नहीं, सो प्लीज, हाँ, शेप के लिए, साइज बड़े के लिए अदर ट्रीटमेंट्स हैं। बोटॉक्स ना कोई शेप आपका देगा हिप का, ना ही आपको, हाँ, लेकिन वहाँ पे स्किन थोड़ी सैगी और झुर्री टाइप की, कैसे ड्राई होके मुचड़ गई है स्किन, है ना, एक उस टाइप में आ गई है, तो वो रिलैक्सिंग हो सकती है। लेकिन एक और चीज़, बोटॉक्स हमेशा एक्सपीरियंस हैंड से लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपने क्या पूछा था, देखिए साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ बताऊं, अगर गलत जगह पे बोटॉक्स दिया, गलत हाथ से दिया, तो उसमें ब्रूजिंग आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, ये इश्यूज क्रिएट होते हैं इंजेक्टेबल में, राइट। है ना। तो आपके बोटॉक्स लेने के लिए एक्सपीरियंस हैंड बहुत ज़रूरी है। सो जैसे गीता जी, नाउअडेज पीआरपी इज ऑल्सो टू मच इन ट्रेंड। पीआरपीज कहाँ लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए, पीआरपी का राइट नॉलेज आज मैं चाहती हूँ और सारी ऑडियंस को मिले।
देखिए पीआरपी तो आजकल मैंने कहा ऑर्थोपेडिक सर्जन भी देते हैं, है ना, हाँ। क्योंकि उनको वहाँ नीड है। हम्म, हम लोग आ गए स्किन वाले, तो हमें तो स्किन और हेयर ही हमारे पास बचा है ना। लेकिन अब उसमें भी है। अब आपने नोटिस किया, क्योंकि उनको इंजेक्टेबल जिसको नहीं अलाउड है, जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, वो डर्मा रोलर से पीआरपी घिस रहे हैं। पीआरपी क्या है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका ब्लड लिया जाता है, उसी में से गुड प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेपरेट किया जाता है और वो गुड प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है। हेयर पे भी और स्किन पे, फेस पे भी पीआरपी लिया जाता है। हाँ, बस इतना डिफरेंस है, आप हेयर में ले रहे हो तो जीएफसी के साथ लेते हैं, ग्रो फैक्टर के साथ, क्योंकि हेयर के फॉलिकल बहुत हेल्दी और अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और फेस पे हम लोग नॉर्मल प्लाज्मा लेते हैं, जो कि उसमें ग्रो फैक्टर ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि फेस पे जो प्लाज्मा होता है वो एक मसल्स को हेल्दी करता है, इंटरनली स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, उसके लिए पीआरपी लिया जाता है। पेप्टाइड्स, ग्लूटाथियोन, यस, कोलाजन, ये वर्ड्स हम रेगुलर लाइफ में सुन रहे हैं अभी, ये स्किन में कैसे काम करते हैं? पेप्टाइड सीरम, है ना। देखिए पेप्टाइड सीरम आपके सुपरफिशियल लेयर पे ही वर्क करेंगे, वो आपको ग्लो पे डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कल कोई फंक्शंस है, इवनिंग में कोई भी फंक्शंस हैं, है ना, तो माइक्रो निडलिंग के थ्रू, नॉट निडल वाला, डर्मापेन में अदर टिप वाले भी ऑप्शंस आते हैं, जो एक निडल बेस होता है, एक नॉन निडल बेस होता है। तो जो नॉन निडल बेस ट्रीटमेंट या टिप होती है, उसके थ्रू हमारे सुपरफिशियल लेयर में पेप्टाइड सीरम हम पेनिट्रेट करते हैं। ओके, ठीक है। ये पेप्टाइड सीरम जो हेल्दी सीरम है, हाइलोरोनिक, गोल्ड पेप्टाइड सीरम, ये जितने आजकल आ रहे हैं, ये जेल बेस होने चाहिए। वो पेप्टाइड सीरम हम डर्मापेन के थ्रू सुपरफिशियल लेयर में पेनिट्रेट करते हैं। तो इससे होता क्या है, एक बार को आपके ओपन पोर्स जो हैं वो भी थोड़े से रिड्यूस, श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद आपको ग्लो एक जो चाहिए होता है स्किन में, वो बहुत इजीली और हेल्दी आ जाता है। लेकिन ये इंस्टेंट है, कोई भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ठीक है। आपका सेकंड क्या था? ग्लूटाथियोन, जो ग्लूटाथियोन, pills बाप ले रहे रे हैं, बाप, इतना पील्स, ये मेडिकल हाइप कर दिया स्टोर, गया है उसको, है ना। देखिए ग्लूटाथियोन लीजिए, टैबलेट भी जरूरी और है। सबसे बड़ा मिथ है ग्लूटाथियोन का कि हम गोरे हो जाएंगे। नहीं तो होते ये हैं, मिथ है या होते हैं, वो नहीं भी नहीं क्लियर नहीं कर होते दीजिए। हैं, डेफिनेटली होते हैं। हाँ। ग्लूटाथियोन से स्किन फेयर 2 to 3 टोन अप जाता है। अगेन वहाँ पे आ गया आपका एक्सपीरियंस। पूरी दुनिया ग्लूटाथियोन की ड्रिप चला रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है आपकी राइट एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपको कितना mg ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी में एक सेशन में देना है, क्योंकि ये स्टडी तो किसी ने की नहीं है। एग्जैक्टली, है ना। ये ऐड देखा, इससे स्किन गोरा हो जाए, गोरा होना नहीं नेसेसरी। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं तो कब की हो जाती इसी इंडस्ट्री में हूँ। हाँ एग्जैक्टली। मैं बहुत खुश हूँ अपने कॉम्प्लेक्शन से। मेरा एक ही चीज़ है, देखो 2 to 3 टोन तो मेरे, कहते हैं ना कभी कभी, क्या कहते हो, आपके दाएं हाथ का, है ना। मेरे पास तो स्टॉक पड़ा होगा, प्रोडक्ट होगा, मैं इस लाइन से हूँ, मैंने इतने डर्मेट के वर्क किया, मैं तो कहीं भी ले लेती अगर मुझे टोन। लेकिन मैं इस मामले में, मैं खुद को, मेरा माइंड बिल्कुल सेट है कि मेरे को, मैं खुश हूँ, स्किन हेल्दी हो, अच्छी हो, वो आप रखिए, आपके हेयर हेल्दी कीजिए, लेकिन मुझे कॉम्प्लेक्शन से। लेकिन हाँ, जिनको कॉम्प्लेक्शन से है, बट ऑब्वियस सी बात है ग्लूटाथियोन वर्क करता है। ओके, ठीक है। लेकिन क्या कहा? राइट ट्रीटमेंट। आप अपने मन से नेसेसरी डोज मत लीजिए, सालों साल ले रहे हो, आपको यही नहीं पता कि रूटीन में कितना डोज लेना है, मेंटेनेंस में क्या डोज लेना है, एग्जैक्टली, है ना। तो आप आइए, इसका कंसल्टिंग कीजिए, राइट डोज आपकी बॉडी को क्या जाएगा, कितना टोन है। सबसे बड़ी बात, गोरा अपनी जगह, ये एक एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट है। ओके, है ना। जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम होने लगते हैं, हमारा उस तरीके का लाइफस्टाइल, उस टाइप का फूड नहीं है। आप बताइए, आप दिन में कितना बेरीज, कितना हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट या वेजिटेबल ले पाते हैं? नहीं ले पाते। तो ये एक हेल्दी सप्लीमेंट है हमारे लिए। ओके, सो इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट? नहीं नहीं नहीं, साइड इफेक्ट मैंने क्या कहा? साइड इफेक्ट क्यों आएगा अगर आप राइट डोज
राइट टाइम पे राइट ले रहे हो। राइट डोज राइट टाइम पे लेने के बाद भी ऐसा बोला जाता है कि एक एज के बाद इट अफेक्ट्स, तो वो कितना नहीं सही नहीं है? नहीं नहीं, कोई एज इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन आप 10 साल से कंटिन्यू ग्लूटाथॉन ले ही रहे हो तो आप सोचिए आपका टोन कहाँ जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, स्किन में इश्यूज आएंगे ही आएंगे, है ना। तो एनीथिंग एट एक्सट्रीम लेवल इज नॉट गुड। नॉट, वो कोई भी चीज हो, वो सो कोई भी चीज ब्लैंकली हो। गाइस, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस, ड्रिप्स, मार्केट में जो पिल्स मिलती है वो स्वीट फ्लेवर्ड चॉकलेट्स भी मिलने लगी अब तो, गमीज के नाम से। गमीज के नाम से, ग्लूटाथियोन एग्जैक्टली। गमीज मैंने कल ही परसों ही देखा इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन डू नॉट टेक इट, क्योंकि उसमें कितने लेवल का क्या, व्हाट यू से, कितना mg, कितना mg हमारी बॉडी को चाहिए और उसमें कितना mg है जो आपको इंटेक करना है कि आपकी बॉडी में नहीं जाना है, या आप खुद से डिसाइड या एड देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं। Exactly. So always consult a doctor in terms of your hair and skin and do not take any risks. Likewise, I do not take any risks. अगर मुझे कभी लगता भी है गीता जी, शायद आप मेरी बात से नहीं अग्री करेंगे, कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्किन को थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ काम के पीछे, या हो सकता है प्रेगनेंसी में, पोस्ट बहुत प्रेगनेंसी सारी चीजें होती है और वुमेन्स के साथ एक्चुअली होता भी है। कभी हार्मोनल चेंजेस, कभी पीरियड्स का टाइम है, कभी प्री मेनोपॉज, कभी वेट गेन हो रहा है, कभी थायराइड की वजह से वेट लॉस हो रहा है सडनली, बहुत सारे रीजन। और ना फीमेल बहुत इरिटेट होने लगती है, वो उसकी इरिटेशन एक्चुअली सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है और हम अपने फिर केयरलेस हो जाते हैं खुद को लेके। तो फिर क्योंकि बच्चे, फैमिली, इन लॉज, यू नो, वर्किंग है, ऑफिस है, उसी में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद को हमेशा अवॉइड कर देते हैं। फिर लास्ट में हमको हैवी ट्रीटमेंट चाहिए, हैवी मेकअप चाहिए। तो प्लीज मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालिए। हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि मैं क्या करती हूँ ऐसे टाइम पे जब मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत इग्नोर हो रही है और ऑब्वियसली मेरे को क्लिनिक जाना नहीं, मैं तो ये सब चीज़ों से जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ अपनी स्किन पे पिल्स, इंजेक्शंस वगैरह लेना। मैं घरेलू नुस्खे ज़्यादा आजमाती हूँ, जैसे टोमेटो पील रब कर लिया किचन में खड़े खड़े, आई कट द टोमेटो, तो जब तक कुछ कुक हो रहा है तो टोमेटो पील रब कर लिया, पोटैटो पील रब कर, और मैं इंस्टा पे मतलब मेरी ऑडियंस को भी बताती हूँ कि आप भी ये चीज़ करें। दही लगा लिया फेस पे, फिर चावल का आटा लगा लिया, एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी। कुकिंग कर रहे हो स्किन के साथ कुकिंग इसीलिए कि मुझे लगता है कि जब हम गैस को बेयर स्किन फेस करते हैं ना, तो गर्मी से भी पोर्स होते हैं, मुझे होते हैं। जब आप गैस हीट के आगे भी जाओ ना, तो प्लीज एक सनस्क्रीन लगा के जाओ। वो आपको ज्यादा बेटर करेगा बजाय राइस फ्लोर, यू नो, लेमन। बट इट रियली वर्क्स फॉर मी। हनी गुड, कर्ड आल्सो गुड। क्यों? क्योंकि आपको एक्ने नहीं है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैंने लेमन लिया फेस पैक में, और यू नो मुल्तानी मिट्टी ओके है, लेकिन आप ये सोचिए लेमन का सिट्रिक एसिड, आप कैसे ये बात को समझा सकते हो कि सारे लेमन की खटास इक्वल है? आपने 2 ही ड्रॉप लिया, अगर आपको रिएक्ट कर गया तो आपको कैसे पता है कि टोमेटोज आपको सूट किया? दैट मींस ये नहीं है कि पूरी दुनिया को करेगा, सभी को करेगा। हाँ, ये भी है। सो ऑलवेज चेक व्हाट गोज विद योर स्किन। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट भी करते हैं तो हम लोग पैच टेस्ट क्यों देते हैं? उसका रीजन होता है, वो चल रहा है स्किन पे, नहीं चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कहीं ना कहीं आप भी, कितना भी आपको स्किन का नॉलेज हो, लेकिन कभी कभी ओवर सेंसिटिव में स्किन रिएक्ट कर जाती है। और हमारी स्किन नॉर्मल भी होती है, पर कभी कभार कुछ फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिससे कभी कभार स्किन सेंसिटिव लेवल पे, सेंसिटिव मोड पे चली जाती है। हाँ, वो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे उसके रीजन बहुत सारे। जैसे कभी कभी सन एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। जितने भी फ्रूट्स आते हैं घर में, स्पेशली वाटरमेलन, बनाना, कभी उनके पील मुझे याद नहीं मैंने ऐसे फेंके हो, बहुत कम टाइम ऐसा कोई गेस्ट बैठा हो और मैंने उनके सामने रबिंग ना किया हो। बाकी अगर मैं घर में हूँ, किचन में हूँ, खाने की चीज है, प्लीज उसको खाइए। वो आप खाओगे ना, हेल्दी खाओगे तो हेल्दी दिखेगा। पील तो हम फेंक रहे हैं ना, जैसे बनाना पील, इट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छा ठीक है, आपने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद जब वॉश कर दिया तो मॉइस्चराइजर कितनी देर टिका? वॉश कर दिया एज मतलब लगाने के बाद तो वॉश करोगे ना। हाँ। तो मॉइस्चराइजर कितनी देर टिका? नो आई कीप इट, मैं उसको रखती हूँ। कितने आवर्स? 15-20 मिनट्स। हाँ, फिर उसके बाद तो वॉश हो गया ना। उसके बाद वॉश हो गया।
तो वो तो हमारा नॉर्मल मॉइस्चर ही हो रहा है ना, पर वो 15 मिनट के लिए ही था मॉइस्चराइजर। राइट, ओके। आई डोंट नो वेदर, सी यू माइट, मैंने बोला पहले कि यू माइट नॉट अग्री, यू माइट नॉट अग्री, मैंने पहले तो ही प्लीज खाने की चीज को खाइए और लगाने की चीज को लगाइए, राइट प्रोडक्ट लगाइए। ओके। तो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन सेफ है हाँ बिल्कुल सेफ। एट अ लेवल वेयर यू आर डूइंग गेटिंग Yes, इट डन फ्रॉम द exactly. एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में क्या फर्क है? स्किन लाइटनिंग यानी कि ब्राइटनिंग यानी कि ग्लो, हाँ है ना, हाँ, और लाइटनिंग यानी कि जो अभी हमने ग्लूटाथियोन की बात की, ओके। आपका स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट, बॉडी का टोन 1 से 2 टोन अप जाता है, 3 टोन भी अप जाता है, बट देखना पड़ता है कौन सी बॉडी में कितना डोज जाएगा और कितना नहीं जाएगा। ग्लो के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, हाइड्रेशन बूस्टर है, सैल्मन बूस्टर है, इन्फ्यूज़न बूस्टर है, इन्फ्यूज़न ट्रीटमेंट है, लेज़र टोनिंग है, ये सब क्या है? ग्लो ट्रीटमेंट है, हाइड्रा फेशियल है, सारे ग्लो ट्रीटमेंट। अभी कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। क्या हर फेयरनेस ट्रीटमेंट स्किन को पतला या ख़राब करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। क्या घरेलू नुस्खे हमेशा सुरक्षित होते हैं? अभी हमारा उसके ऊपर बहस हो। हमेशा सुरक्षित नहीं होते, 1-2 इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे होते हैं, हाँ जो यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसलिए कि आपकी स्किन को सूट किया है तो। हाँ हाँ, Otherwise इसीलिए मैं please कह रही हूँ कि घरेलू नुस्खे अगर आप कर रहे हो मेरी तरह, अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट फैन हो, तो पहले आप चेक करें, जैसे इन्होंने बताया कि हो सकता है दही मुझे सूट कर रहा है, टोमेटो पील मुझे सूट कर रहा है, लेकिन आपको ना करे। सो ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट, अगर सूट कर रहा है, इफ इट वर्क्स फॉर यू वेरी वेल, गो अहेड, वरना गीता जी तो प्लीज है नहीं ही। कीजिए। क्या पुरुषों के लिए भी स्किन ट्रीटमेंट उतनी ही जरूरी अरे है? बहुत ज़रूरी। आजकल तो मुझे ऐसा मतलब अब धीरे धीरे ये समझ आने लग गया है कि मेल ऑल्सो अवेयर। हाँ, मतलब इतना रूटीन में उन लोगों को ये समझ आने लग गया है कि स्किन टैन हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है, इसको हमें इवन रखना है। लेजर हेयर रिडक्शन, हाँ हाँ, जो जिम जा रहे हैं, कमिंग ऑन लेजर। अच्छा ओके ठीक है, तो उनको उस चीज़ से फ्री रहना है। अपर चीज, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार, तो ऐसा अब ये वाला सिस्टम नहीं रहा है कि फीमेल ही ट्रीटमेंट के लिए आ रही है, मेल्स भी आते हैं। हाँ, अब तो रेशियो मैं आपको सच बोलूं 40-60 हो गया है। एंड आई थिंक इट्स गुड, हर मेल को हाँ, अपनी आज स्किन से का जब हम लोग चाहिए। मैंने तो 2000 से मेरा करियर इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, तब मैं आपको बताऊंगी हार्डली 2% 3% मेल थे। आजकल के टाइम पे 60-40 का रेशियो है, तो दैट इज गुड एंड इट इज गुड। मेल्स के अंदर भी स्किन पे का ध्यान रखने का, केयर करने का अवेयरनेस आ रहा है, क्यों नहीं करें, विच इज गुड, ऑब्वियसली करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इग्नोर स्किन मेल स्किन ही होती है घर में। हाँ, और बेचारे छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप करो, मुझे नहीं करना। समटाइम्स आई इवन फोर्स माय हस्बैंड कि मैंने लगाया, अच्छा है आप भी लगाइए, लगा के इट वर्क्स फॉर यू। ये मत करना। हाँ, जो आपको मैंने क्या कहा, जो नहीं, आपके नहीं, बाल, not आपकी about skin- that. हाँ, नॉट अबाउट दैट। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी शॉप का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फेस वॉश है, तो मैं कई बार उनको भी बोलती हूँ कि आप भी लगाइए। मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ आप भी थोड़ा सा लगा लो, साथ में ही तो जा रहे हैं, मैं लगा, आप भी थोड़ा सा लगा लो, सो स्किन टैन होने से बच जाएगी। सो इट इज़ वेरी गुड कि आजकल मेल्स भी स्किन के ये चीज़ बहुत प्लस। हाँ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास इस बीच में एटलीस्ट मैंने लास्ट मंथ 5 ग्रूम को ट्रीटमेंट दिया है, मैंने ग्रूम्स को, हाँ। ग्रूम्स को, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ले लिया सेशन और चले गए, वो मुझे लास्ट 3 मंथ से मेरे पास कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराया, सिटिंग्स जो उनको चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट थी, मैंने वो ट्रीटमेंट दिया उनको, और उनकी स्किन का इतना अच्छा टोन इवन किया। तो क्या चाहिए उसको, भी क्या चाहिए, मुझे भी क्या चाहिए, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, स्पेशली आपके पास भी क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे जो परमानेंट रिजल्ट्स मांगते हैं। आई नो विच इज़ नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग नीड्स अ मेंटेनेंस, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद उसके इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई भी ट्रीटमेंट को लंबा टिकाना है तो पोस्ट केयर कितना इंपॉर्टेंट है, वो आज आप ऑडियंस को बताइए। पोस्ट केयर आपको लंबा टिकाना है, आपने जो ट्रीटमेंट किया है उसको मेंटेन रखना है, एग्जैक्टली, राइट। आपको मॉइस्चराइज़र, आपकी स्किन में हाइलोरोनिक जाएगा, विटामिन सी जाएगा, कौन सा मॉइस्चराइज़र जाएगा, कौन सा फेस वॉश जाएगा, ये कंपलसरी आपको यूज़ करना है। क्योंकि जो आपने ट्रीटमेंट किया, आज हमने ट्रीटमेंट किया,
जो भी, चलिए एक लेजर XYZ, टोनिंग किया है, हाँ हाँ एक सिंपल सा बताती हूँ। आपको लेजर टोनिंग किया, आप डायरेक्ट बाहर सन एक्सपोजर में चले गए, 5 दिन तक कंटिन्यू, आप स्किन क्या होगा, जो किया है वो अगेन ज्यादा उल्टा डैमेज हो react जाएगा। और उसी जगह पे आपका स्किन रूटीन केयर बहुत हेल्दी कर दिया, जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको सीरम जाना है, मॉइस्चराइजर जाना है, सनस्क्रीन जाना है, तो वो ट्रीटमेंट जो 5 दिन में डैमेज हुआ है वो आपको 25 डेज 35 डेज तक टिकेगा, है ना। राइट। और ऊपर से होगा क्या, डस्ट, पॉल्यूशन, सन एक्सपोजर, इन सब से आपकी स्किन बची रहेगी तो हेल्दी ऑटोमेटिकली दिखेगी। राइट। और रही बात लॉन्ग लास्टिंग की, देखिए हम लोग ज़्यादातर ना 6-8 सेशन बहुत रेगुलरली रूटीन पे लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर पेशेंट का क्या क्वेश्चन आता है, मैंने तो 8 सिटिंग कंप्लीट कर ली, वो पीआरपी की है, लेज़र टोनिंग है, फोटो फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, बोटॉक्स है, वट एवर जो भी ट्रीटमेंट है जो आपको दिए, मैंने तो 6-8 मंथ बिल्कुल रेगुलर रखा। उसके बाद आपने तो बोला था 8 सिटिंग कराइए। आप मुझे एक बात बताइए, ये आपका डाइनिंग टेबल है, ये आपका जो भी चीज़ आपका सामान रखा है, आप उसको 6 महीने तक रोज घिस घिस के साफ कीजिए, उसके बाद 6 साल के लिए छोड़ दीजिए, तो वो कहाँ जाएगा, डस्ट तो वापस आनी ही है ना। द Right. सेम स्किन है हमारी। आपने बहुत अच्छा 6 to 8 सेशन इसलिए रेगुलर होते हैं क्योंकि स्किन का टोन इवन करना है, डैमेज हटाना है, एक्ने है तो एक्ने को सबसाइड करना है, एक्ने के मार्क्स लाइट करने हैं, स्कारिंग कम करना है, अंडर आई है तो हमको अंडर आई के लिए, तो उसका एक सेशन ड्यूरेशन होता है 6 to 8 सेशन का, उस सब में ये सारी चीज़ें इवन में आ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 6 to 8 सेशन कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको नीड नहीं है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट का इफेक्ट अगेन नीचे नीचे आता जाएगा और वो फिर अगेन डैमेज हो जाएगी, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास स्विच करेंगे और फिर आप कहेंगे मैंने तो वहाँ 8 सेशन ले लिया था लेकिन फिर एज इट इज़ हो गया। 8 सेशन के पास माय डियर हमेशा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। 2-3 मंथ में आपको एक सेशन कंपलसरी लेना है कि जो आपने इतना टाइम आपका दिया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसको आगे मेंटेन रखने के लिए। राइट। अच्छा, अब बात करेंगे लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में। आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड रिडक्शन। ओके, इट इज नॉट रिमूवल, इट इज रिडक्शन। लेज़र मैं 2 सालों से करवा रही हूँ, फुल बॉडी लेज़र्स में पिछले 2-3 साल हो गए आई गेस मुझे कराते कराते। और पहले मुझे यही लगता था कि इट इज़ रिमूवल, यानी जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे पास आते हैं मुझे बाल आना बंद हो जाएं, बाल आना बंद हो जाएंगे। इट्स नॉट बंद ऐसा हो होता जाएंगे। है, कुछ पार्ट में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बट कुछ बॉडी पार्ट में होता है कि depends on हेयर the नहीं hormone ना। आते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द हार्मोन। एग्जैक्टली। अब लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आपका हैंड, लेग, अंडर आर्म्स है, प्राइवेट पार्ट है, ये आपका हार्मोनल इशू से रिलेटेड नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपका हार्मोन्स का हमेशा चिन, साइड लॉक, चिन, ब्रेस्ट एरिया, निपल राउंड, ये सब जो हार्मोनल्स कुछ पार्ट होते हैं, स्टमक, एब्डोमिनल, नेवल वाला जो पार्ट होता है, ये कुछ बेसिक फीमेल के पर्टिकुलर पार्ट होते हैं जहाँ पे हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ जो है आ जाती अच्छा, है। ये मुझे आज पता चला कि प्राइवेट पार्ट्स और अंडर आर्म्स में हार्मोन से कुछ लेना देना नहीं है, वो फिक्स पार्ट है। ओके। हाँ, लेकिन अंडर आर्म्स आपको 6 to 8 to 10 सेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वहीं पे अमेजिंग, ठीक है, वहीं पे बिकनी लाइन में आपको 12 to 15 सेशन लेने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज हमारा जो ओपन पार्ट है उससे वो पार्ट थोड़ा डार्केस्ट है, तो वो उतना पावर आप वहाँ पे टॉलरेट बेयर नहीं कर पाओगे, तो एक उस एनर्जी के साथ स्किन को देखना होता है और फिर ट्रीटमेंट देना होता है। अच्छा, सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि लेजर्स करवाने से स्किन कैंसर होता है, ऐसा तो ये कितना सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है, गलत। एग्जैक्टली। प्लीज हाँ, ये इतना आप, क्योंकि मुझे डरा दिया था लोगों ने कि आप लेजर्स ले रहे हो सो लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू affect you, it will come out as a इतनी cancer। एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन एक और चीज कहना चाहूंगी, स्किन लेजर लेने से बर्न होते हैं, बर्निंग, स्पॉटिंग आती है, स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है। वाई? लोग इतनी लोकल मशीनें यूज करते हैं। हमारे पास 18 लाख का मशीन है, 23 लाख का मशीन है, और लोग 50,000 का मशीन लेके LHR घिस रहे हैं। तो आप सोचिए मशीनरी में क्यों
आप समझे मेरी बात। लोग कहते हैं कि हमको लेजर लिया तो स्किन डार्क हो गई, ब्लैक स्पॉट हो गए, होंगे ही आपको, क्योंकि आप कोई भी लोकल मशीन आपकी स्किन पे घिसे जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता लोग जो कहते हैं अनलिमिटेड सिटिंग है 1 ईयर के लिए। नोटिस किया? आपको एक साइकिल बताऊं लेजर हेयर रिडक्शन मेरा भी का? लाइफ टाइम सेटिंग ही है। चलिए मैं बताती हूँ। लेजर हेयर रिडक्शन का मैं एक आपको साइकिल बताती हूँ। फर्स्ट से सेकंड सिटिंग में 30 to 40 डेज का साइकिल होता है। ना उससे पहले लेना है ना उससे ज़्यादा डिले करना है। 3 to 4 सेशन 30 डेज 40 to 50 डेज के अंदर ही लेने होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्रोथ सेशन चले जाते हैं। राइट। आप मेरी बात सुनिए, लेज़र का प्रॉप इतना है एडवांस टेक्नोलॉजी फुल बॉडी के लिए आजकल प्रॉप साइज भी बिग आ गए हैं, है ना। तो आप सोचिए वो बिग साइज आपके इतनी जगह पे लेज़र दिया है, यहाँ आपके 4 बाल आए हैं और इस एरिया में बाल ही नहीं आए हैं। तो जहाँ बाल नहीं आए हैं लेज़र ने तो रूट को, क्योंकि प्रॉप उतना बड़ा टारगेट वहाँ पे भी करना है, तो आपका स्किन बट ऑब्वियस सी बात है डैमेज तो होना ही होना है। राइट। ठीक है, तो जो उसका राइट प्रोसेस अगर आप लोगे ना, 1 साल में अनलिमिटेड सेटिंग, आप खुद सोचिए, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। 1 साल में लेजर हेयर रिडक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप बैक टू बैक सिटिंग लेके कर क्या रहे हो? आपकी ग्रोथ खराब कर रहे हो। बाद में ग्रोथ रिवर्स होगी आपकी, क्योंकि ग्रोथ खराब होती है। क्योंकि आपने तो आपकी स्किन और ग्रोथ दोनों डैमेज कर दी है। उसका राइट प्रोसेस पीरियड जो है उसके अकॉर्डिंगली ही लेजर हेयर रिडक्शन लेना है। ये नहीं है कि एवरी 15 डेज में किसके दे दिया। तो लेजर्स के बीच में फिर वैक्सिंग करवा सकते हैं? अगर आपने वैक्सिंग कराया तो देन अगेन रूट खुल गया ना, तो वापस थिकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और चीज, लोगों के फेस में मैंने तो 6 to 10 सेशन 12 सेशन भी फेस पे ले लिए हैं, लेकिन उसके बाद वापस हेयर आ रहे आएंगे। भाई आपको हार्मोनल इश्यूज है। राइट। तो उसके लिए आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, आपका हार्मोन्स का बैलेंस, और साथ में लेज़र आपको ये हेल्प करेगा, आपकी ग्रोथ को थिकनेस में कन्वर्ट नहीं होने देगा एज अ सेफर साइड। ओके। कोई भी चाइना बेस्ड मशीन या कोई भी लोकल मशीन से प्लीज़ लेज़र मत कराइए। मुझे पता है 20,000 में फुल बॉडी दे रहे हैं। आपका खुद कॉमन सेंस, खुद का सोच लगाइए। जो इंसान 20,000 में लाइफ टाइम फुल बॉडी दे रहा है, उसमें क्या कमाएगा, क्या रखेगा, क्या टेक्नीशियन को देगा? टेक्नीशियन को सिर्फ घिसना आता है, उसको यही नहीं पता इस ग्रोथ पे पावर कौन सी जानी है। आप एक बारी मशीन को पूछिए किसी भी टेक्नीशियन को जहाँ आप जाते हो, आपको प्रोटोकॉल समझाए, अगर वो आपको एक्सप्लेन कर पाए, बहुत सारी बारीकियां हैं इस स्किन और हेयर में। ये कुछ भी नहीं है, हमने एक नॉर्मल पॉइंट डिस्कस किया। ये तो हमने एक छोटा सा सेशन लिया जिसमें हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की और हमें खुद हमारी मिस्टेक्स भी इसमें दिखती है कि हम गलती कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो गाइज प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर स्किन एंड हेयर। डू नॉट टेक एनी रिस्क एंड प्लीज स्पेंड ऑन योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू स्किन एंड हेयर। हम खुद के ऊपर खर्च करना एक्सपेंसिव है ये ट्रीटमेंट, लेकिन अगर एक्सपेंसिव भी छोड़ दीजिए, चीप भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट हैंड और एक्सपीरियंस पर्सन से ट्रीटमेंट लेना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल द सोल्यूशन ऑफ कंक्लूजन ऑफ दिस पॉडकास्ट वाज दैट। या तो चलिए गीता जी, सीरियस बातें तो बहुत हो गई, अब थोड़ा सा फन और मस्ती कर लेते हैं। क्विक रैपिड फायर राउंड में आपसे खेलना चाहती हूँ और इसका जवाब आपको 1 वर्ड में देना है और क्विकली देना है, ठीक है? इट्स 1 वर्ड एंड मुझे नहीं पता मैं इसमें कितना दे पाऊंगी, जितना कोशिश करिएगा। डू ट्राई योर लेवल बेस्ट। आपके लिए जिंदगी का सही मायना क्या है? 1 वर्ड। किड्स, ओके, किड्स आर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ओके। व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? अपने लिए जियो। अपने लिए जियो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करिए। कंप्लीट हूँ मैं, मेरे लिए। यू आर कंप्लीट। मैं मेरे लिए कंप्लीट हूँ। मुझ में आपको जितनी कमियां ढूंढिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाओ, मुझे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये जो एटीट्यूड है ये सभी का होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। आप सोचिए, मैं घर हैंडल करती हूँ, बच्चों को करती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, ठीक है, मेरे इन-लॉज इतने साल मेरे साथ रहे, मैं जॉइंट फैमिली में रही हुई हूँ, तो मैं कंप्लीट हूँ। अगर उसमें भी किसी को कमी दिख रही है
प्लीज दिखे, प्लीज दिखे, छोड़ दीजिए, कीप इट विथ यू। मेरे पास उतने ही आर्ट्स है, उतने में मैं सब चीज कर रही हूँ और ट्राई करती हूँ बेस्ट। आपको कौन सी ऐसी बेस्ट एडवाइस मिली है और वो किससे मिली है जो एक्चुअली आपको हेल्प की है? ऐसी एडवाइस है, मेरे एक फ्रेंड है, हमेशा वो मुझे, ऐसे नाम नहीं ले सकती हूँ, नो 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 प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन मैं, मेरे में है बहुत सारे, एक कहते हैं ना कभी कभी किसी में, वो हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव उसमें रखता है, तो शायद मेरी सोच अब और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। एडवाइस ये और है ऐसा दोस्त कि होना लाइफ में में बहुत ज़रूरी है कि वो एक ब्रदर भी हो, एक बेटे की तरह भी हो, एक वेल विशर भी मोटिवेट है ना, और मोटिवेट। ओके, आपका कोई सीक्रेट अगर आप शेयर करना, सीक्रेट, बट अगर आप शेयर करना चाहो तो? मेरा कोई सीक्रेट है नहीं। ऐसी कोई बात जो किसी को नहीं पता हो और आज आप रिवील करना चाहो? नहीं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। नहीं नहीं ओके, ठीक है। अगर आपको किसी को अपना बॉस चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे? मैं खुद मेरी बॉस हूँ। वाह वाह वाह। अगर आपको व्यू चूज करना पड़े कि इफ़ आई ओपन द कर्टन और मेरे घर के सामने एक व्यू होना चाहिए, ऑफिस के सामने एक व्यू होना चाहिए, तो वो क्या होगा? मेरे को पहलगाम, कश्मीर, वो view कश्मीर, चाहिए। वाह मेरा फेवरेट प्लेस। वाह। टी या कॉफी? टी, टी पर्सन। शॉपिंग, स्लीपिंग? शॉपिंग। शॉपिंग एनी डे। एक और लास्ट सवाल है, एक सेकेंड ना। 5 years और 10 years फ्रॉम नाउ, अभी के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? ये तो मुझे क्वेश्चन मार्क में डाल दिया। नो वरीज, टेक योर टाइम एंड आंसर। मतलब आपने अपने फ्यूचर के लिए, आगे के लिए कुछ सोचा होगा कि अभी मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ जाना चाहूँगी, या मैं यहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ लाइफ में। देखिए, मैं इस वक्त जहाँ हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ, हाँ, लेकिन 5 ईयर बाद मेरा ये है, यू नो, मेरी डॉटर एक्चुअली MBBS कंप्लीट करे तो मैं उसको ज्वाइन कर सकूँ। अच्छा, व्हाट इज योर ड्रीम कार जो आपको खरीदनी है? Yes. मेरे को फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर, ओके। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। अगर किसी रियलिटी शो में जाने का मौका मिले तो कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे? बहुत सारे हैं। नाम लीजिए। कपिल शर्मा, ओ वाओ, नाइस। कपिल शर्मा में तो मैं भी जाना चाहूंगी। कपिल भैया हमें बुला लो। अच्छा, आपको एक सुपर पावर दिया जाए, एक दिन के लिए आपको ब्लेस किया जाए कि यू हैव अ सुपर पावर, तो वो क्या पावर पिक करना चाहोगे आप? एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी इंसान गरीब और रोड साइड रहे। वो सब क्लियर कर देना है प्लीज। हमारे पास तो है ये, हाँ। जिनके पास नहीं है उनको फुलफिल कीजिए। राइट। सो अगर आपको हॉलिडे पे इंटरनेशनली जाने का मौका मिले, या आपका कोई ड्रीम सिटी जहाँ पे इंटरनेशनली आप विजिट करना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया। आपका करंट क्रश? आई थिंक मैं 6-7 स्टैंडर्ड से लेके आज तक शाहरुख खान के अलावा कोई क्रश। ओह माय गॉड, शाहरुख खान के बड़े फैंस हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया एक बार वापस बोलो। Sure. एक बार ऑस्ट्रेलिया वापस बोल दो। ऑस्ट्रेलिया। आप क्वेश्चन क्रश। हाँ, वापस क्रश वाला। योर रीसेंट क्रश? मेरा रीसेंट भी पास्ट भी सिर्फ शाहरुख खान है। शाहरुख खान के बड़े फैंस आए हैं, मतलब ऑल ओवर द मैं पॉडकास्ट। 6-7 स्टैंडर्ड में थी, तब से अभी तक मेरी चॉइस नहीं चेंज। ही इज अ गुड एक्टर बट आई हैव नेवर बीन हिज फैन। एनीवेज, चॉइस टू चॉइस मैटर Yes. करता है। ओके, कोई अभी तक कोई कॉन्सर्ट आपने विजिट किया हो या लाइव शो जो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो तो? सर, तो हम लोग देखिए, हमारे एक्चुअली हम लोगों का जो एक फील्ड है ना, हम लोग उसमें बहुत लाइव शो या कॉन्सर्ट नहीं, हम लोग attend कर तो पाते क्या हैं। कहें, हम लोगों की तो ट्रेनिंग और हम इसी में ही पूरे हो जाते हैं। वही, टाइम ही नहीं रहता। ऑल राइट, चलिए, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू गीता जी। थैंक यू Thank you, सो same here, मच। dear. आप यहाँ पे आए, आपने इतना अपना टाइम दिया। अब हम पॉडकास्ट बिल्कुल एंड करने के मोड पे है। अगर आपको कोई सवाल करना हो मुझसे, नोइंग मी, वी एज अ फ्रेंड्स फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, नहीं, क्वेश्चंस कुछ नहीं करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आई हूँ तो। और हाँ, बस एक मेरी भी वो है कि मैं कभी कोई कुछ ऐसे फंक्शंस में जाऊँ, मुझे आपसे मेकअप कराना है।
ये मेरा एक सच में एक पर्सनली मैं ऐसे बैठी हूँ, इसकी बात नहीं है, आप भी जानते हैं कि Right. ऐसे मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन मेरा कभी ऐसा मौका नहीं आया है Right. क्योंकि ना मुझे मेकअप पसंद नहीं है। हाँ. वो जो इतना थिक लेयर स्किन पे होता है ना, मैं डर जाती हूँ, मुझे लगता है नहीं प्लीज मेरी स्किन को ऐसे ही रहने दो। नहीं, लेकिन ये आजकल मेरे को nude है makeup का जरूर era कि है। कोई स्पेशल मेरा कभी कोई फंक्शन, कुछ फैमिली मैरिज, मैं सूरत की एक्चुअली हूँ नहीं, तो मेरे यहाँ फैमिली भी नहीं है और मैं कोई मैरिज भी ऐसी अटेंड नहीं कर पाती जिसके लिए मैं मेकअप कराऊं, क्योंकि मैं दिल्ली से गीता हूँ। जी आई अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तब शी एंटर्ड एंड शी सेड कि यार मुझे आप लिस्ट दीजिएगा प्रोडक्ट्स की। तो आई सेड डेफिनेटली, आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प यू। दूसरा ये कि मुझे आपसे एक बार मेकअप करवाना है, क्योंकि मुझे ना बड़ा वो मेरी न्यूड अपनी और एक चॉइस है कि मुझे हाँ, आपसे कराना है, Yes. सच में है। क्योंकि मुझे बड़ा न्यूड और नेचुरल मेकअप पसंद है, और मुझे लोग यही स्पेशलिटी से जानते हैं कि भाई शमाइज़ा अगर करती है तो वो ज़्यादा न्यूड और नेचुरल पे करती है, मुझे और वही उसकी मेरी face नहीं पहचान है, एंड आई एम चाहिए। प्राउड ऑफ दैट। सो डेफिनेटली गीता जी, कभी ऐसा कोई मैं आपका खुद चाहती फंक्शन हूँ कि हो, ऐसा कोई मेरा फंक्शन कुछ हो जो मैं मौका हो, स्पेशली आपको कहूँ कि मुझे आपसे मेकअप मुझे लेना है। डेफिनेटली आई वुड लव टू डॉल यू अप। आप डेफिनेटली आइए, जब भी कराना हो बोलिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर अ वंडरफुल इवनिंग। सो इट वाज वंडरफुल ओवरऑल टॉकिंग टू हर, एंड आई होप आप लोगों को इस एपिसोड से बहुत सारा नॉलेज मिला होगा और बहुत सारे मैसेजेस भी हमने पास ऑन किए हैं। सो आपसे मैं मिलती हूँ अनदर एपिसोड में विद अनदर न्यू स्टोरी, अनदर न्यू सेशन। क्या हो रहा है मुझे? ओके, हाँ। सो मैं आपसे मिलती हूँ in the next episode with another new story, another new session full of knowledge. Till then, you know what you got to do. Like, share and subscribe.